व्हीटस्टोन सेतु का नियम क्या है। व्हीटस्टोन सेतु ने क्या नियम दिए थे और इन्होंने क्या सूत्र बनाए थे, आज इस वीडियो में बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी इस नियम को अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यह नियम कई साल के परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो यह नियम जो है कहाँ के रहने वाले वैज्ञानिक ने खोज किए थे, तो याद रखिएगा इंग्लैंड के रहने वाले वैज्ञानिक थे, प्रोफेसर थे CF व्हीटस्टोन ने सन 1842 ईस्वी में व्हीटस्टोन सेतु का खोज किए थे। तो अब सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, नोट करते चलिएगा। तो इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर CF व्हीटस्टोन ने सन 1842 ईस्वी में 4 प्रतिरोध, कितने प्रतिरोध को लिए थे, तो 4 प्रतिरोध, एक सेल तथा एक धारामापी को जोड़कर एक ऐसा विशेष परिपथ तैयार किया। मतलब प्रोफेसर जी ने 4 प्रतिरोध को लिए, एक सेल को लिए और एक धारामापी को लेकर के और जोड़ करके एक ऐसा परिपथ तैयार किए जिनकी सहायता से किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। मतलब जो चालक का जो प्रतिरोध है उसको ज्ञात करने के लिए एक परिपथ तैयार किए थे। इस परिपथ व्यवस्था को ही व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। जो परिपथ बना था उस परिपथ को क्या कह दिए, व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि व्हीटस्टोन सेतु कहाँ के रहने वाले थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे। और इन्होंने कितने परिपथ में कितने प्रतिरोध लिए थे, तो 4 प्रतिरोध, एक सेल और एक धारा मापी को लेकर के जोड़ करके एक विशेष परिपथ बनाए थे। उस परिपथ का नाम क्या था, व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। अब इनका नियम क्या है, तो इस नियम के अनुसार इन्होंने क्या बताए थे, तो बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। यह जो सूत्र बना है इसी सूत्र को यहाँ पे लिखा गया है। तो यह सूत्र कैसे बना है आपको सीखना है, और यह सूत्र कैसे निगमन किया जाएगा, मतलब कैसे ये इन्होंने सूत्र को बनाए थे, तो आज जो है आपको बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी इस सूत्र को बनाना सीख लीजिएगा। तो अब यहाँ पे नोट कर लेंगे, इस नियम के अनुसार सेतु के संतुलन व्यवस्था में, मतलब उनका संतुलन व्यवस्था किए थे, 4 प्रतिरोध लेकर के संतुलन व्यवस्था किए थे। तो सेतु के किन्हीं 2 संलग्न याद रखिए संलग्न लिखा गया, 2 संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात। यह प्रतिरोध है, P और Q क्या है, प्रतिरोध है। तो किन्हीं 2 जो है संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 संलग्न प्रतिरोधों के अनुपात के क्या है, बराबर होता है। यह बात किसने बताए थे, तो व्हीटस्टोन सेतु ने बताए थे कि जो यह परिपथ है आपका जो प्रतिरोध है, तो कितने प्रतिरोध इसमें हैं, तो P और Q 2 प्रतिरोध है। तो कहेंगे किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 संलग्न प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। यह अनुपात कहाँ से आ गया, तो अनुपात का मतलब जो है बटे में अगर रहता है तो उसको अनुपात पढ़ा जाता है। तो इस सूत्र को आप सभी विद्यार्थी याद कर लीजिए और इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब यह सूत्र कैसे बना है, अब इस सूत्र का निगमन आपको बताया जाएगा। तो एक एक लाइन जो है निगमन को अच्छे से समझिएगा। जहां आपको समझ में नहीं आएगा वहां तुरंत कमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ नोट करेंगे कि व्हीटस्टोन सेतु का सूत्र का निगमन, मतलब व्हीटस्टोन सेतु ने जो सूत्र बनाए थे भी P/Q बराबर R/S, यह कैसे बना था इसका निगमन किया जाएगा। तो परीक्षा में जो है प्रश्न को बदल दिया जाता है। अब इसका दूसरा प्रश्न क्या आता है परीक्षा में, तो किरचॉफ की सहायता से व्हीटस्टोन सेतु को संतुलित अवस्था में प्रतिरोध के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो यहाँ 2 प्रश्न
आपको बताया गया है, दोनों प्रश्न का उत्तर जो है एक ही होगा। यहाँ नाम रख दिया गया किरचॉफ का नियम और बाइस्टोन से, तो दोनों लोग का नियम की सहायता से जो सूत्र बना है P/Q बराबर R/S, ये कैसे बना है अब इसका निगमन किया जाएगा। तो पहले हम लोग चित्र के बारे में समझेंगे। यह जो चित्र बना है इसमें 4 प्रतिरोध लगा है और ये 4 प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ा गया है, तो 4 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और इसमें एक धारा मापी लगाया गया है और एक सेल लगाया गया है और यहाँ पे कुंजी K1 है और ये कुंजी जो है K2 है। जब दोनों इसमें सटेगा तो इसके अंदर जो है धारा प्रवाहित होने लगेगा। तो इसने यहाँ पे कुंजी लगा है ऑन ऑफ करने के लिए। तो इस परिपथ को पहले आप सभी विद्यार्थी शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए या अपने रफ पे अपने कॉपी में इसको खींच लीजिए और यहाँ जो चित्र बना है इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे कि इसमें प्रतिरोध का नाम क्या है, कितने प्रतिरोध हैं, कितने सेल हैं। यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि माना इसमें 4 प्रतिरोध हैं, एक सेल है, एक धारा मापी है। 4 प्रतिरोध का नाम क्या है, PQRS है। तो यहाँ पर बहने वाली धारा को ध्यान देंगे, यहाँ से जो धारा ऊपर की तरफ बह रहा है, यहाँ यह जो ध्यान देंगे यह जो तीर बना है इसी में आपको समझना है। यह धारा जो है मैंने प्रतिरोध P में गया है तो आपको सीधा गया फिर से यहाँ पर कि I1 जो धारा है Q में है, यहाँ पे धारा जो है S में है और यह जो धारा I2 जो है R में है। तो यहाँ तो धारा विपरीत भी धारा चल रहा है। यहाँ जैसे यहाँ ऊपर की तरफ गया तो ये इधर एक दूसरे का विलोम है, फिर यहाँ पर ऊपर की तरफ आ रहा है, फिर इधर से आपका विपरीत दिशा में है। तो यही विपरीत दिशा में आपको ध्यान देना है। कल के वीडियो में जो बताया गया था किरचॉफ का नियम, तो यहाँ पे जो है किरचॉफ का नियम लागू किया जाएगा। आप सभी विद्यार्थी अगर किरचॉफ का नियम नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ से जाकर के किरचॉफ का नियम देख सकते हैं। तो अब हम लोग सूत्र का निगमन किया जाएगा। पहले यहाँ लिखेंगे माना 4 प्रतिरोध है। कितने प्रतिरोध है, माना 4 प्रतिरोध। प्रतिरोध का नाम आप सभी विद्यार्थी जान चुके होंगे। तो 4 प्रतिरोध कौन कौन से हैं, तो P है, Q है, R है, S है। किस क्रम में जुड़े हैं 4 प्रतिरोध P, Q, R किस में है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। समझ में आ रहा होगा। किस क्रम में जुड़े हैं, तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अब यहाँ पे जो है बंद पास जो है, बंद पास का नाम, या आधा को पहले नोट करेंगे उसके बाद से आधा। तो आधा का नाम थोड़ा सा याद रखेंगे, इसका नाम A, B और ये क्या है D, A, मतलब आधा का नाम हो गया A, B, D, A हो गया। और आधा का क्या नाम हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा B और यहाँ होगा C, D, B हो जाएगा। तो इसमें आधा आधा जो है प्रयोग करेंगे, पहले आधा जो है खंड का और आधा पहले एक खंड का मतलब प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं बंद पास, पास में नाम रख, बंद पास क्या नाम है पहला का, तो लिखेंगे A, B, D, A में, मतलब A, B, D, A में। अब यहाँ जो है किरचॉफ का नियम लागू किया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ का नियम क्या है, तो किरचॉफ का नियम बताया गया है कल के वीडियो में, बहुत आसान है। तो किरचॉफ का नियम, अब यहाँ देखेंगे ये I1 है, I1 जो है P के पास जो है धारा जा रहा है, मतलब P प्रतिरोध में। तो यहाँ लिख लेंगे यहाँ पर I1 P, और यहाँ देखेंगे उल्टा है, विपरीत दिशा में है, यह ऊपर की तरफ जा रहा है और यह नीचे की तरफ जा रहा है। जब नीचे की तरफ जाएगा विपरीत है इसलिए माइनस, और यहाँ लिखेंगे I2 और यहाँ लिख लेंगे R बराबर क्या हो जाएगा, 0। बराबर क्या हो गया, 0, क्योंकि किरचॉफ के नियम में कल बताया गया था। तो यह क्या हो जाएगा I1 P, मतलब यहाँ I1 P और माइनस क्या हो जाएगा I2 R हो जाएगा। ये माइनस है, अगर इसको पक्षांतर कर दें तो क्या बन जाएगा I1 P बराबर हो जाएगा और I2 जो है R। यह बन जाएगा समीकरण नंबर 1।
तो समीकरण 1 आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे किस नियम से लागू किया गया है, तो किरचॉफ के नियम से लागू किया गया है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे, यह धारा जो है आपको P के पास जा रहा है और यह धारा जो है विपरीत दिशा में है, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो I1P माइनस I2R बराबर 0। यह माइनस है, पक्षांतर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, बन गया समीकरण नंबर 1। अब जो है बंद पास, अब आधा जो हमारा प्रयोग हो चुका है, अब आधा और जो है बंद पास का प्रयोग करेंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे बंद पास। अब बंद पास का नाम क्या है, तो बंद पास जो है इसका नाम होगा बी सी और क्या होगा डी बी। तो यहाँ लिखेंगे बी सी डी बी में। अब यहाँ पर भी जो है किरचॉफ का नियम लागू होगा। तो यहाँ लिखेंगे किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ का नियम जो है कल के वीडियो में बताया गया है, बहुत आसान नियम है किरचॉफ का नियम। अब यहाँ जो नियम क्या बनेगा, अब देखेंगे यह जो है I1, यह I1Q है, मतलब यह I1Q हो जाएगा। और यहाँ देखिए धारा जो है विपरीत है, यह चिन्ह को ध्यान देना है। चिन्ह जो ध्यान देंगे, यह इधर की तरफ आ रहा है और यह इधर की तरफ है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे I1Q माइनस I2 क्या होगा, यस बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ जो है माइनस जो चिन्ह है उसको क्या कर लेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। जब पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा, I1Q बराबर हो जाएगा I2 यस हो जाएगा। अब यह बन गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग कर देंगे। तो यहाँ नीचे लिख देंगे समीकरण 1 भागा समीकरण 2 से, मतलब दोनों में जो है समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। समीकरण 2 से कर लेंगे। तो भाग कैसे दिया जाएगा, तो समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 क्या है, I1P था और बटा में क्या हो जाएगा, यह जो हो जाएगा I1Q हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा, I2 जो है R हो जाएगा और यहाँ जो बनेगा I2 जो है यस हो जाएगा। तो यह दोनों समीकरण को क्या कर दिया है, भाग कर दिया है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या किया गया, भाग दे दिया गया। ऊपर वाला जो समीकरण 1 है और नीचे वाला समीकरण 2 है। अब यह I1 से I1 को I2 से I2 को काट देंगे। काटने के बाद क्या बचेगा, तो क्या बचेगा, अब यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो क्या बचेगा, P बचेगा बटा Q बराबर बचेगा R बटा यस। तो यह सूत्र कितना आसान है, किरचॉफ का नियम के सहायता से बॉयस्टोन सेतु का सूत्र का निगमन हो गया। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ये भी क्या ध्यान देना है, धारा किस दिशा में जा रहा है, बस यही देखना है। आपका सूत्र का निगमन अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको सूत्र का निगमन समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ नीचे नोट कर लीजिएगा, यही सेतु संतुलन शर्त है या यही सेतु संतुलन का नियम है, लिख सकते हैं। तो नियम आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बॉयस्टोन सेतु ने क्या सूत्र बनाए थे, किसके सहायता से बना था, तो किरचॉफ के नियम की सहायता से बनाया गया था। P बटा Q बराबर R बटा यस। सबसे पहले हेडिंग को नोट कर लीजिए, गॉस का प्रमेय या गाउस का नियम। अब गॉस का प्रमेय क्या है, तो यहाँ पे लिख लेंगे इस नियम के अनुसार। ध्यान देंगे, बहुत आसान नियम है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, आपको नियम क्या होगा याद होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार लिख लेंगे। और यहाँ अनुसार के बाद से जो है ध्यान देंगे क्या लिखना है। अब यहाँ पे लिखेंगे इस नियम के अनुसार के बाद से यहाँ डबल इन्वर्टेड कामा बना लीजिएगा और लिखेंगे किसी बंद, क्या लिखेंगे, किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स
वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स उस पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। क्या कहेंगे, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स। अब यहाँ कुल वैद्युत फ्लक्स किससे दिखाएंगे, फाई ई से दिखाएंगे। फाई ई बराबर हो जाएगा बराबर उस पर उपस्थित आवेश किससे दिखाएंगे, क्यू से। क्यू का मतलब क्या होता है, गुणा 1/ε0 गुना होता है। मतलब इसका नियम इसी में छिपा हुआ है। कैसे समझेंगे, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब यहाँ लिखेंगे फाई ई बराबर हो जाएगा बराबर क्यू को गुणा 1 में कर लेंगे तो क्या बनेगा, क्यू बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर ε0 हो जाएगा। तो सूत्र क्या बन गया, फाई ई बराबर हो गया क्यू बटा ε0। यह किनका सूत्र हो गया, गाउस का जो है नियम बन गया। अब यह सूत्र कैसे बना, इसका निगमन जो है आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। तो अब यहाँ पर हेडिंग नोट कर लेंगे, अब गाउस का सूत्र का निगमन। गाउस का सूत्र का निगमन। अब यहाँ पे इसका सूत्र का जो है निगमन किया जाएगा। गाउस का सूत्र का निगमन किया जाएगा। तो सबसे पहले जो है गाउस ने एक गॉसियन पृष्ठ लिया और उस गॉसियन पृष्ठ पे जो है ये सूत्र को बनाया। तो यहाँ पर हेडिंग को आप सभी विद्यार्थी पहले नोट कर लीजिए कि गाउस के सूत्र का निगमन। अब हेडिंग नोट करने के बाद से जो है अब यहाँ पर एक चित्र बनाएंगे। जैसे यहाँ पर एक जो है वृत्त बना लेंगे और यहाँ पर इसका केंद्र है, या यहाँ केंद्र है। केंद्र से जो यहाँ पे जो है यहाँ पे जो कोण बना है, इस कोण को तो आप सभी विद्यार्थी जानते ही होंगे, डी ओमेगा कहा जाता है। और इसको बोला जाएगा क्षेत्रफल। इसका नाम क्या बनेगा, डी ए। इसका क्षेत्रफल जो है इतना है तो इसका क्षेत्रफल क्या बन गया, डी ए। और इसमें उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ई है। और यहाँ से इसकी त्रिज्या जो है क्या है, आर है। और यहाँ पर इसके केंद्र पे जो आवेश है वो क्या है, प्लस क्यू आवेश है। अब इतना जो है पहले माना को इतना लिखना पड़ेगा कि माना गॉसियन पृष्ठ है, उसका क्षेत्रफल ए है, इसके भीतर क्यू आवेश है, आवेश बिंदु ओ पर रखा हुआ है। यह आवेश बिंदु क्या मान लेते हैं, ओ है। और उसमें जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ई है। तो अब जा करके इसका निगमन किया जाएगा। तो पहले माना इतना लिखा जाए तो लिख लेंगे यहाँ पर माना गोलीय पृष्ठ, क्योंकि यहाँ गॉसियन पृष्ठ भी बोल सकते हैं या जो है गोली पृष्ठ भी बोल सकते हैं। गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल लिखेंगे ए। क्षेत्रफल ए जिसके भीतर क्यू कूलाम का आवेश बिंदु ओ पर रखा गया है। इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें लिखेंगे उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
ई है, तो इतना पहले जो है माना को क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अब माना लिखने के बाद से जो है आप सभी विद्यार्थी जानते हैं पढ़ाई हो चुका है, तो यहाँ लिखेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं या पढ़ाई कर चुके हैं, जो है बताया जा चुका है और इसका निगमन भी किया जा चुका है। तो लिख लेंगे यहाँ पर वी नो डैट, मतलब हम जानते हैं। क्या जानते हैं, तो ई बराबर पढ़े हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा आर स्क्वायर। अब बन गया समीकरण नंबर, इसको कहेंगे 1, यह पहला समीकरण बन गया। अब यहाँ पे दूसरा समीकरण जब लिखेंगे तो इसको कहेंगे वैद्युत फ्लक्स। क्या लिखेंगे यहाँ पर, वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स का जो है सूत्र आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे कि वैद्युत फ्लक्स को किसे दिखाते हैं, फाई ई से। फाई ई बराबर होता है, यहाँ लिखेंगे ई ए हो जाएगा। अब ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 का मान जो है समीकरण 2 में यहाँ पे रख लेंगे। तो यहाँ नीचे लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर अब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में ई के स्थान पे रख लेंगे। तो क्या बनेगा, फाई ई बराबर हो जाएगा। अब ई को हटा देंगे और उसके स्थान पे ये मान को क्या करेंगे, रख लेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा आर स्क्वायर इंटू ए। यह किसका मान हो गया, तो यह ई का मान यहाँ पर रख लिया गया। अब रखने के बाद से जो है अब आगे बढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे अगला लाइन बनेगा फाई ई बराबर हो जाएगा। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे जो है क्यू बटा जो आर स्क्वायर है, तो इसको ए बटा आर स्क्वायर लिखेंगे, क्यू यहीं पे रहेगा। तो क्यू इंटू हो जाएगा ए बटा आर स्क्वायर हो जाएगा। अब ऐसा क्यों किया गया है, तो ए बटा आर स्क्वायर जो है यह सूत्र है। यह किसका सूत्र होता है, तो ओमेगा का सूत्र होता है। तो यहाँ लिखेंगे ओमेगा, डब्लू का आकार का होता है, ओमेगा बराबर होता है ए बटा आर स्क्वायर हो जाएगा। अब ए बटा आर स्क्वायर को हटा देंगे और उसके स्थान पे क्या लिख लेंगे, ओमेगा लिख लेंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे बनेगा क्या, फाई ई हो जाएगा। फाई ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा और यहाँ क्यू हो गया और ए बटा आर स्क्वायर के जगह पे क्या लिखेंगे, ओमेगा लिखेंगे। तो ओमेगा कैसे बना, क्योंकि ओमेगा का वह सूत्र है ए बटा आर स्क्वायर। अब ओमेगा किसके बराबर होता है, तो यहाँ लिखेंगे ओमेगा बराबर होता है 4 पाई होता है। अब इस ओमेगा को हटा देंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, फाई ई बराबर हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, पाई हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 हो जाएगा और यहाँ क्यू हो जाएगा और ओमेगा को हटा करके क्या लिखेंगे, 4 पाई लिख लेंगे। तो यह किसका मान है, यह 4 पाई जो है ओमेगा का मान। यह भी सिद्ध कराया जा चुका है ओमेगा 4 पाई कैसे बना, इसका निगमन करके बताया जा चुका है। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी विद्यार्थी नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जा कर के देख सकते हैं कि ओमेगा बराबर 4 पाई कैसे आया है। अब यहाँ 4 से 4 खत्म, पाई से पाई खत्म हो जाएगा। अब कटने के बाद से बताइए क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा फाई ई बचेगा, बराबर हो गया, ऊपर क्या बचा है, क्यू बचा है और नीचे क्या बचा है, एप्सिलॉन 0 बचा है। तो यह किसका नियम आ गया, गाउस का परमेय। गाउस का जो है नियम इसको बोलेंगे, गाउस का परमेय बोल सकते हैं या गाउस का नियम। तो गाउस ने क्या सूत्र बनाए थे, फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन 0 आ गया, यही जो है बनाए थे और इसको सिद्ध करके जो है बताया जा चुका कैसे वह सिद्ध किए थे। नीचे लिख देंगे यही गाउस, या लिख सकते हैं यही गॉस का परमेय, लिख देंगे गॉस का परमेय का सूत्र है। गॉस का परमेय का क्या है, सूत्र है। निगमन हो गया, बहुत सरल भाषा में बताया गया है। तो यह निगमन आपको कैसा लगा
आप सभी विद्यार्थी किरचॉफ ने सन 1842 ईस्वी में दो नियम दिए थे। माने किरचॉफ नाम के जो वैज्ञानिक थे वो 1842 में इन्होंने क्या दिए थे, दो नियम दिए थे, जिनकी सहायता से हम किसी भी जटिल परिपथ के विभिन्न चालकों के बीच धारा वितरण ज्ञात कर सकते हैं। मतलब जटिल परिपथ में धारा का मान की गणना कर सकते हैं। अगर सरल परिपथ है तो ओम के नियम से धारा का मान ज्ञात किया जाता है, और जटिल परिपथ है तो किरचॉफ के नियम के सहायता से धारा का मान ज्ञात किया जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि इनका जो नियम बना है वह किस पर आधारित है, तो धारा वितरण पर आधारित है। याद रखें, यहाँ बीच क्या लिखा गया, धारा वितरण ज्ञात कर सकते हैं, मतलब धारा को ज्ञात करने के लिए यह नियम को बनाया गया है। और यह दो नियम पे आधारित है। पहला जो है आवेश संरक्षक के नियम पर, और दूसरा जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। तो किरचॉफ का नियम क्या है समझ लिए होंगे, इसे अपने कॉपी में पहले नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है, किरचॉफ ने प्रथम नियम में क्या बात बताए थे। तो किरचॉफ का प्रथम नियम है वैद्युत परिपथ के किसी भी बिंदु पर मिलाने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, इन्होंने बताए थे। तो पहले इनके नियम को आपसे विद्यार्थी नोट कर लीजिए, इसके बाद आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा जिससे आपको तुरंत याद हो जाएगा। तो यहाँ नोट कीजिए, वैद्युत परिपथ, वैद्युत परिपथ, वैद्युत परिपथ के किसी भी बिंदु पर मिलाने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, शून्य होता है। तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे, इन्होंने पहला जो नियम दिए थे, वैद्युत परिपथ के किसी भी बिंदु पर मिलाने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। अर्थात यहाँ लिख लेंगे अर्थात, और अर्थात लिख करके यहाँ पे क्या लिखेंगे, कामा लिखेंगे, और कामा लिखने के बाद से बीजगणितीय योग मतलब इसको कहेंगे सिग्मा, इसका नाम है, याद रखिएगा, बीजगणितीय योग कहते हैं। और यहाँ पे हो गया धारा बराबर क्या है, 0। अब इसी में जो है इनका नियम प्रथम नियम है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, आपको याद हो जाएगा। यह जो सिग्मा बना है, ऐसे जो सिग्मा बनाया गया, इसका नाम बीजगणितीय योग है। तो क्या है, किसी वैद्युत परिपथ के किसी भी बिंदु पर मिलाने वाली धारा का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। अब यहाँ पे सिग्मा आई बराबर 0 जो नोट किए हैं, तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चित्र के माध्यम से थोड़ा सा समझेंगे। जैसे मान लीजिए एक धारा है, ये धारा है, और यहाँ से भी धारा आ रहा है, यहाँ से भी धारा है, यहाँ ये भी धारा है, और यह भी धारा है, और एक और बना लेते हैं, यह धारा है। तो इसमें जो है यहाँ से देखेंगे ध्यान से, यह संध की ओर धारा आ रहा है, ये भी संध की ओर आ रहा है, और ये भी जो है संध की ओर आ रहा है, और यह जो है संधि से दूर जा रहा है, और ये भी संधि से क्या है, दूर जा रहा है, और संधि से ये दूर जा रहा है। तो इसमें ध्यान देना है कि कौन सी धारा आ रहा है और कौन सी धारा जा रहा है। तो अगर इसका नाम हम लिख दें I1 है, और इसका नाम लिख दें I2 है, और इसका नाम लिख दें I3 है, और इसका नाम I4 है, और इसका नाम I5 है,
और इसका नाम I6 है। यह यहाँ पर जो है 6 धारा आपको दिखाया गया है। इसमें से जो 3 धारा जो है संधि की ओर आ रहा है और 3 धारा जो है संधि से दूर जा रहा है। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ नोट कर लेंगे I1 जो है संधि की ओर है, तो इसलिए I1 जो रहेगा प्लस रहेगा, प्लस हो जाएगा। I2 भी क्या रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, प्लस I3 भी क्या रहेगा, प्लस रहेगा। अब यहाँ जो है I4 क्या है, तो I4 जो है माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस होगा, क्योंकि संधि से दूर जा रहा है। प्लस I जो 5 है वो भी क्या होगा, माइनस हो जाएगा। प्लस कर लेंगे I जो है माइनस जो है 6 हो जाएगा, ये भी माइनस होगा, बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ध्यान देंगे I1 I2 I3 जो है प्लस होगा, I4 I5 I6 जो है माइनस होगा। क्यों माइनस होगा, क्योंकि यह संधि से दूर जा रहा है। तो अगला लाइन लिख सकते हैं यहाँ पर I1 प्लस I2 प्लस I3 और प्लस माइनस मिलेगा तो क्या बनेगा, माइनस I4 माइनस I5 माइनस I6 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो यह जो क्या आया, मतलब किसी भी परिपथ पर जो हमारा किसी परिपथ किसी भी बिंदु पर, मतलब यहाँ जो बिंदु है, बिंदु पर मिलाने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या गया है, 0 के बराबर आ गया है। तो यह सूत्र को आप सभी विद्यार्थी तैयार रखिएगा, क्योंकि इसी सूत्र के सहायता से न्यूमेरिकल को हल किया जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि कौन धारा धनात्मक होगा और कौन धारा जो है ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पे और भी धारा बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ तक 6 धारा ही बनाएंगे। यहाँ पर आपको I7 भी लिख सकते हैं, I8 भी बना सकते हैं। बस यह ध्यान देना है कि धारा किधर जा रहा है, मतलब संधि की ओर है या संधि से दूर की ओर जा रहा है, बस इस पर आपको ध्यान देना है। अगर ये माइनस को अगर पक्षांतर कर दें तो क्या बन सकता है, तो यहाँ जो है I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर कर दें, तो यह पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा, R4 बन जाएगा, R5 बन जाएगा, I जो है 6 बन जाएगा। तो यहाँ जो है I1 I2 I3 और यह I4 I5 I6 जो है ये क्या बन गया, धनात्मक कब हो गया, धनात्मक कब हुआ, जब इसको क्या किए हैं, पक्षांतर कर दिए हैं। तो यह सूत्र को भी आप सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। तो यह किरचॉफ का प्रथम नियम था। तो प्रथम नियम आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे इसको सिद्ध किया गया है। सिग्मा आई को जब हटाएंगे तो इसको प्रसार करते हैं। यह सिग्मा आई का नाम है बीजगणितीय योग होता है। जब इसको हटाएंगे तो इसको प्रसार कर लेंगे, बराबर 0 कर लेंगे। फिर यहाँ पर जो है प्लस माइनस माइनस हो जाता है, माइनस वाले मान को पक्षांतर कर देंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि की ओर आने वाली जो धारा का योग और संधि से जो दूर जाने वाली धारा का योग के क्या है, बराबर होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं जो यह मान आया है इसका जो है इसके बारे में लिख सकते हैं कि वैद्युत, अब यहाँ नीचे जो है नोट कर लेंगे कि वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग, मतलब जो है अभी I1 I2 I3 जो धारा देख रहे हैं वह संधि की ओर आने वाली धारा है। तो वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग, योग मतलब जोड़, और यहाँ कामा दिया गया है, मतलब संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के क्या होता है, बराबर होता है। देखिए यहाँ पे बराबर है, मतलब संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग के क्या है, बराबर होता है। अब इसमें और भी लिख लेंगे, वैद्युत परिपथ में संधि की ओर आने वाली धारा क्या होता है, धनात्मक होता है, और संधि से दूर जाने वाली धाराओं क्या होता है, ऋणात्मक होती हैं। मतलब जो संधि की ओर जो धारा आता है वह धनात्मक माना जाता है, और जो संधि से दूर जो धारा जाता है वह क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और यह जो नियम है किस नियम पे आधारित होता है, तो यह जो नियम है
आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित होती है। मतलब यह जो नियम किरचॉफ का प्रथम नियम जो बना हुआ है वह किस पे नियम पर आधारित है, तो आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो आप सभी विद्यार्थी किरचॉफ का प्रथम नियम अच्छे से समझ लिए होंगे। नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, निश्चित है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा यह ध्यान देना है कि संधि की ओर आने वाला जो धारा धनात्मक और जो संधि से दूर जाने वाली धारा क्या है, ऋणात्मक इसमें माना गया है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है, अब इसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे जो चित्र बना है, अब चित्र के बारे में समझेंगे कि यहाँ पे जो है 3 प्रतिरोध लगा है, R1 R2 R3 है, और यहाँ 2 सेल लगा हुआ है, E1 E2 है, और पहले सेल में बहने वाली धारा जो है I1 है और दूसरे सेल में बहने वाली धारा क्या है, I2 है। तो यह जो बना हुआ है तो इसे बंद पास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बंद पास कहा जाएगा। तो इसका जो नियम है बहुत ही आसान है, बस इसके सूत्र अगर आपको याद है तो समझिए किरचॉफ का नियम आपका द्वितीय याद हो जाएगा। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है, अब यहाँ पे पहले इसके बारे में समझ लीजिए। किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास, जो बंद पास बना हुआ है, प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा एवं उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के बीजगणितीय योग उस पास में कार्य करने वाले समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो अभी आप लोग को समझ में नहीं आया होगा कि यह क्या लिखा गया है। अगर यह सूत्र आपको याद हो जाए, इसका नाम क्या है, बीजगणितीय है, इसका नाम क्या है, धारा है, और इसका नाम क्या है, प्रतिरोध है, बराबर है, इसका नाम बीजगणितीय है, और यहाँ जो है ई है वैद्युत वाहक बल है। तो अब इसी से सूत्र के सहायता से ऊपर को जो लिखा गया है इसी से बना सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो अब क्या कहेंगे, किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा, आई का नाम क्या है, धारा, और उसके क्या है, संगत प्रतिरोध के गुणनफल, यहाँ बीच में गुणा है, गुणनफल के बीजगणितीय योग, इसका नाम बीजगणितीय योग है। तो यहाँ धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के क्या कहेंगे, बीजगणितीय योग, और उसके क्या हो जाएंगे, समस्त वैद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो यह जो नियम ऊपर लिखा गया है इसी में इसका नियम छिपा हुआ है, बस बनाना आपको सीखना है, कैसे बनाना है। बस इसका नाम याद रखेंगे, बीजगणितीय योग है, इसका नाम धारा, इसका नाम प्रतिरोध, बीच में गुणा है तो गुणनफल, और इसका नाम है बीजगणितीय योग, इसका नाम वैद्युत वाहक बल, इसका नाम बराबर। सब मिला करके जब जोड़ेंगे तो यही बनेगा, किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास में बहने वाली क्या, धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग उसके समस्त वैद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो आप सभी विद्यार्थी ये द्वितीय नियम अच्छे से समझ लिए होंगे। इसका द्वितीय नियम आपको या जो लिखा गया इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इससे बनाने की ज़रूरत है। आप इस नियम से या इसको बना करके अपनी कॉपी में लिखिए, निश्चित है द्वितीय नियम आपको याद हो जाएगा। तो यह द्वितीय नियम किस पे आधारित होता है और ये द्वितीय नियम का दूसरा नियम क्या है, तो द्वितीय नियम का नाम याद रखिएगा कि धारा भी नियम कहते हैं या उसे वोल्टता का नियम, और ऊर्जा संरक्षण के नियम पे क्या होता है, आधारित होता है।